बौखलाहट तो उनकी सामने नज़र आती है। अगर आप किसी बेचारे मासूम की अगर आप हत्या करते हो, किसी की जान ले लेते हो सिर्फ़ अपनी बात को प्रूव करने के लिए, सिर्फ़ अपना टेरर बरकरार रखने के लिए, अगर आप ऐसा काम करते हो तो मुझे लगता है कि इसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। ऐसे लोग जो होते हैं उनमें आप उनको तो इंसान कह ही नहीं सकते। वो पता नहीं कौन से दरिंदे हैं जो पैसे की खातिर किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसे दरिंदों को तो मुझे लगता है उनको चौक पे खड़े कर टंग देना चाहिए, जैसे सूली सूली लगा देनी चाहिए उन लोगों को। रजत जी, जो कोई भी एक बार हथियार उठा लेता है या कोई भी ये जो ग्रेनेड मारते हैं ये लोग होते हैं, इनका पहले तो किसी धर्म से, किसी ईमान से कोई लेना देना नहीं होता। ये कोई कश्मीरियों के सगे नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते। सबसे पहले जो खुद के सगे नहीं है वो किसी के सगे क्या होंगे। जिसने एक बार हथियार उठा लिया उसको तो पता ही है उसका कितना टाइम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने या साल निकालेगा। उसके बाद तो जो भारत की इंडियन आर्मी है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हें पागल कुत्ते की तरह गोली मारकर मार देती है। और इन जैसे जो बिचौलिए थे जो 370 की आड़ में अपनी जेबें भरा करते थे, अब आज की डेट में उनका जो है खर्चा पानी बंद हो गया, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि हालात सुधरे। जब वो आज सुबह जो ग्रेनेड फेंका, अब ये जो ग्रेनेड फेंका, क्या ग्रेनेड ये देखकर फेंका कि वो किस पर गिरना था किस पर नहीं गिरना था। जिन 8 मासूम कश्मीरियों को आज जो घायल हुए होंगे वो उनके बारे में कौन पूछेगा। नए साल में जहां कोविड वैक्सीन आने की देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं एक खबर जम्मू कश्मीर से बुरी भी आई। सत्यपाल निश्चल जी, जो पिछले 50 सालों से जम्मू कश्मीर में ज्वेलरी का व्यापार कर रहे थे, उन्हें कल आतंकियों ने मारा और एक स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी की कि हाल ही में जो इनको डोमिसाइल दिया गया था उनकी वजह से हम इनकी हत्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर ऐसे और डोमिसाइल दिए जाएंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, तो आने वाले दिनों में ऐसी और किलिंग्स की जाएंगी। इस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का और किस तरह से इस पर वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए बातचीत करने के डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी मौजूद हैं। अभिजीत जी, जहां एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को वो हिंदुस्तान, वो भारत किस तरह से उनके लिए खुशियां, किस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते खोल रहा है वो चीज़ें बताएं। वहीं अभी एक जो हत्या कल की गई है, किस तरह से ये मानसिकता दिखाता है उन आतंकियों की कि कितना बुखलाए हुए हैं वो। देखिए रजत जी, ऐसा है कि बौखलाहट तो उनकी सामने नज़र आती है। अगर आप किसी बेचारे मासूम की अगर आप हत्या करते हो, किसी की जान ले लेते हो सिर्फ़ अपनी बात को प्रूव करने के लिए, सिर्फ़ अपना टेरर बरकरार रखने के लिए, अगर आप ऐसा काम करते हो तो मुझे लगता है कि इसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। ऐसे लोग जो होते हैं उनमें आप उनको तो इंसान कह ही नहीं सकते। वो पता नहीं कौन से दरिंदे हैं जो पैसे की खातिर किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसे दरिंदों को तो मुझे लगता है उनको चौक पे खड़े कर टंग देना चाहिए, जैसे सूली सूली लगा देनी चाहिए उन लोगों को। जो काम उन्होंने किया ये कहीं ना कहीं रजत जी उनकी बौखलाहट तो दिखाता ही है, क्योंकि जिस तरह से डीडीसी के चुनाव हुए, जिस तरह से बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के लोगों ने डीडीसी के चुनाव में हिस्सा लिया, और वो सीधे का सीधा तमाचा इन जैसे लोगों को, इन जैसे टेररिस्ट को, इनके स्पॉन्सर्स और इन जैसे कई वहाँ पर जो अलग अलग नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके मुंह पर एक डायरेक्ट तमाचा था। तो ऐसे लोगों से अब जो है ना उनकी बौखलाहट जो है दिखाने का उनके पास कोई और तरीका रहा नहीं। तो अपना वो डर, अपना टेरर, क्योंकि इसीलिए टेररिस्ट कहा जाता है, वो अपना टेरर बना के रखना चाहते हैं, और एक मासूम इंसान की उन्होंने निर्मम हत्या कर दी। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस निपटती हैं, बड़े अच्छे ढंग से निपटती है। बड़ी जल्दी उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये बड़ा ही निंदनीय है, और जिस किसी ने भी किया है उसको तो कभी भी मुझे लगता है ना तो भगवान अल्लाह कोई भी माफ़ नहीं करेगा। जी, और जी डोमिसाइल को लेकर जिस तरह से टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि आरएसएस के अगर कोई व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर होगा तो हम उसे मार गिराएंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो हाल ही में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो लाकर जम्मू कश्मीर ने बाहर के कई सारे लोग जो काफ़ी सालों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे उनको अधिकार देने की कोशिश की। क्या एक व्यक्ति जो 50 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्व कर रहा है, कश्मीर के लोगों को सर्व कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, बावजूद उसके इस तरह के अगर अटैक होते रहेंगे तो किस तरह से हम कश्मीर की छवि जो है वो बदल पाएंगे। देखिए, इसका एक आम कश्मीरी से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, आईएसआई के टुकड़ों पर पलते हैं, जहाँ पर आकर जो हालात हमेशा ख़राब करना चाहते हैं। इनके साथ मिले हुए कई ऐसे लोग भी हैं, और भी ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज इनकी पैरवी करती हैं, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इनकी पैरवी करती हैं, और उनको शर्म भी नहीं आती ऐसा करते हुए। आज वैसे उनसे पूछना बनता है कि बताएं इसके ऊपर क्या कहना है, कौन सी रेजिस्टेंट फ्रंट और कौन सा क्या, ये भी इन्हीं का कोई दिया हुआ, अब नाम बदल लिया तो कोई दूसरा नाम रख लिया होगा इन्होंने। ये आखिरकार आप देखेंगे सब के सब जो इस सोच के, इस मानसिकता के लोग हैं, जिनको पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, आईएसआई स्पॉन्सर करता है, वो ही
नए नए रूप में आगे आ जाते हैं। रही बात डोमिसाइल की, मुझे लगता है जिस इंसान ने 50 साल कश्मीर के लोगों को सर्व किया, जिसने कश्मीर के लोगों को अपनी सेवाएं दी, क्या उसका हक नहीं बनता था? अगर आपको याद होगा रजत जी, महाराजा साहब के टाइम पर भी कई ऐसे लोग होते थे, जैसे सहगल्स फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर एक गुण होता था, बड़े अच्छे गाने गाया करते थे, बड़े अच्छे अच्छे कई ऐसे लोग थे, कई और व्यक्ति थे जिनके कारण आने से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ सीखने के मिलता, तो महाराजा साहब भी उनको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट बनाया करते थे। तो एक इतनी ऐसा ट्रेंड तो कई सदियों से यहाँ चला आ रहा है, लेकिन ये लोग एक नई बात कहना शुरू कर दी है इन्होंने। ये जो खौफ पैदा करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी खौफ के कारण उन्होंने हमारे कई भाजपा के वर्कर्स की निर्मम हत्या की। तो क्या भाजपा के लोगों ने भारत माता का झंडा उठाना बंद कर दिया? आज भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी घटनाओं से कभी कोई खौफजदा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत माता के जो लाल है वो इन जैसे टेररिस्टों से डरने वाले नहीं हैं। जी, अभिजीत जी, आज भी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पुलवामा तराल में एक बस स्टैंड पर ग्रेनेड लॉब किया गया है और उसमें 8 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए हैं। वो लोग जो कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, वो लोग जो आम प्रोसेस में, डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहे हैं, और एक तरफ टीआरएफ या फिर ऐसी अलग अलग जो तंजीमें हैं ये लगातार दावे करती हैं कि हम कश्मीर के लोगों को बचा रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। उसी बीच जहां कल एक नॉन कश्मीरी को मारा, आज 8 कश्मीरियों की जो इंजरीज हुई हैं, उससे पहले कई सारे ऐसे जो लोग हैं जैसे भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई। ये किस तरह की मानसिकता उनकी दिखाता है कि कश्मीर के लोगों के लिए क्या वो भला चाहते हैं, या फिर उनके लिए ही ये खड्डे खोद रहे हैं ताकि उनमें ही उनकी कब्रें वो वहां पर तैयार करें? रजत जी, जो कोई भी एक बार हथियार उठा लेता है, या कोई भी ये जो ग्रेनेड मारते हैं ये लोग होते हैं, इनका पहले तो किसी धर्म से, किसी ईमान से कोई लेना देना नहीं होता। ये कोई कश्मीरियों के सगे नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं हो सकते। सबसे पहले जो खुद के सगे नहीं है वो किसी के सगे क्या होंगे? जिसने एक बार हथियार उठा ली उसको तो पता ही है उसका कितना टाइम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 6 महीने या साल निकालेगा। उसके बाद तो जो भारत की इंडियन आर्मी है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्हें पागल कुत्ते की तरह गोली मारकर मार देती है। तो ये तो उनको बड़ी ढंग से पता है। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, और उनको लगता है कि हम कश्मीरियों की बात करके कश्मीरियों को बरकरार लेंगे। तो कश्मीरियों को भली भांति पता है कि पिछले 30-40 साल में उन्हें मिला क्या, इस गोलीबारी से, इस खून खराबे से उन्हें मिला क्या आज तक? जो कश्मीर है पिछड़ता गया दिन बर दिन, बेरोज़गारी बढ़ती गई यहाँ पर, और यही लूट खसूट इन लोगों ने जो मचा कर रखी, उसके कारण ही तो ये सब कुछ है। अब ये लोगों को जो इससे पहले इनको जो आदत पड़ चुकी है, वहाँ से ये लोग लोगों के नाम का जो पैसा आता था अपनी जेब में डाल लिया करते थे। अब इनके वो सारे के सारे गेट बंद हो गए, क्योंकि अब 370 टूटने के बाद अकाउंटेबिलिटी हो गई। एक एक पैसा जो सेंटर का जम्मू कश्मीर रियासत में आ रहा है उसका हिसाब किताब पूरे का पूरा लिया जा रहा है। और इन जैसे जो बिचौलिए थे जो 370 की आड़ में अपनी जेबें भरा करते थे, अब आज की डेट में उनका जो है खर्चा पानी बंद हो गया, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि हालात सुधरें? वो कभी किसी को रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम, कभी किसी को टेररिस्ट का नाम, कभी किसी को कोई और नाम देकर तो इन लोगों को आगे करते रहते हैं। पीछे इनके कौन है ये देखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने भी लोगों ने सो कॉल्ड कोई गैंग बना लिया, कोई गुपकार गैंग बना लिया, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे रह गई। रजत जी, एक मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सा एक इंसिडेंस हुआ कि ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी एक डिमांड आई जी। डिमांड क्या करती हैं कि जी ये जो टेररिस्ट हैं इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो वापस दी जाएं। उनसे कोई पूछे कि क्या इस आइडियोलॉजी के साथ उनकी पार्टी बनी थी? मुझे तो इतना दुख हुआ ये बात सुनकर उनकी, क्योंकि जब ये पीडीपी बनी थी, मैं पर्टिकुलरली आज कहना चाहता हूँ, जब ये बनी थी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये पार्टी बनाई थी, तब ये पार्टी बनी थी एक नया विकल्प लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कांग्रेस से लोग तंग आ चुके थे। तो उसके लिए एक नया विकल्प लेकर आए थे। और फिर आप देखें आज ये टेररिस्टों की हिमायत कर रही हैं। आज ये बोल रही है कि उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो वापस की जाएं। आपको पता है जो ये टेररिस्ट होता है, जैसे आपने बोला कि कल ग्रेनेड फेंक दिया गया, जब वो आज सुबह जो ग्रेनेड फेंका, अब ये जो ग्रेनेड फेंका, क्या ग्रेनेड ये देखकर फेंका कि वो किस पर गिरना था, किस पर नहीं गिरना था? जिन 8 मासूम कश्मीरियों को आज जो घायल हुए होंगे वो उनके बारे में कौन पूछेगा? अब जिस इंसान ने हथियार उठाया है उसकी आप पहले तो उसका कोई ना तो कोई धर्म होता है, ना उसका कोई ईमान होता है। जब उसने हथियार उठा लिया तो उसके लिए गोली बनी हुई है, वो आज लगेगी या कल लगेगी। ऐसे लोगों की हिमायत आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों की हिमायत इसलिए करते हैं क्योंकि 2019 में इन्हीं के एक लीडर
इन टेररिस्टों के साथ मिलकर इलेक्शनों की मैनिपुलेशन करने में व्यस्त थे, जिनको अभी एनआईए ने धरा हुआ है। तो ये लोग इनके बैक के ऊपर हैं, ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं। एक सीरियस नोट होना चाहिए इनके खिलाफ, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के भी इनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो टेररिस्टों के लिए ऐसी सहानुभूति रखते हैं अपने मन में, इनको सबक सिखाना बड़ा ज़रूरी है। जब इनको सबक सिखाया जाएगा तो ये ऐसी बेतुकी डिमांडें करना बंद कर दें। जी अभिजीत जी, आपने 370 की बात की। कल हमने मेंबर ऑफ राज्यसभा जो कि नज़ीर अहमद लावे साहब हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। तो उन्होंने काफ़ी पहले तो 370 पे उन्होंने काफ़ी सारा एक रिजनमेंट भी दिखाई थी जब राज्यसभा में होते हैं। और कल जिस तरह से हमें उनसे बात कर कर ये लगा कि कश्मीर के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने डीडीसी में कश्मीर के लोगों ने भागीदारी अपनी दिखाई, उससे साफ तौर पर लगता है कि कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो आज तक उन पर रूल करती रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें यूज़ करते रहे हैं। और आज की डेट में जिस तरह से डीडीसी चुनाव में लोगों ने भागीदारी दिखाई है, क्या ये जो पीएजीडी का एजेंडा है कि हम 370 वापस लाएंगे, उसके लिए दिखाई है, या फिर आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट के वादे यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूटी गवर्नमेंट कर रही है, उसकी वजह से ये जो भागीदारी डीडीसी चुनावों में है वो दिखी है? देखिए, इनका कोई लेना देना नहीं है 370 से। वो तो बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं ये दफन हो गया। अभी आप देखेंगे पीछे एक बहुत सीनियर लीडर है मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने भी कह दिया कि इससे आगे सोचो, भूल जाओ इसको। तो वो इस बात से साफ पता कि ये सब बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये बात अब ख़त्म हो गई। अब इसका राग लापने की क्यों ज़रूरत है इनको? इसको इसका राग लापने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इनकी ज़मीनी स्तर पर जो उनकी सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। आज इनके साथ कोई है नहीं है। ठीक है, 60-70 साल की जो उन्होंने सियासत चलाई उसके कारण चंद वोट ये ले गए होंगे, लेकिन आज भी भाजपा सबसे बड़ा वोट बैंक लेकर उभरी है। तो कैसे उभरी है? भाजपा ने आज भी 3 कमल खिलाए कश्मीर में। तो क्यों खिलाए? क्योंकि लोग इनके क्लचेस से बाहर आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि मैंने कश्मीर में जितने जलसे किए, मैं एक बात ज़रूर पूछता था कि मुझे बताओ कि पिछले 60-70 साल में जितना आपको पैसा आया है, अगर आम कश्मीरी की जेब में गया होता तो आज आपके पास कितने पैसे होते? सब मानते हैं जी करोड़ों रुपए होता हमारे पास। मैंने पूछा वो आपके हिस्से का पैसा कौन खा गया भाई? जरा पूछो एनसी वालों से, पूछो फारूक साहब से, पूछो उमर साहब से, पूछो महबूबा मुफ्ती से, भाई हमारे हिस्से का पैसा गया तो गया कहाँ? हमारे हिस्से की नौकरी गई तो गई कहाँ? क्यों सभी नौकरियां, आप निकाल के देखो डाटा पुराना, क्यों सभी की सभी नौकरियां पुरानी वाली एनसी के रिश्तेदारों को, पीडीपी के रिश्तेदारों को, कांग्रेस के रिश्तेदारों को दी गई? अब क्यों नहीं दी जा रही? अब क्यों जो है पारदर्शिता के साथ नौकरियां आ रही है? अब क्यों हकदार को हक मिल रहा है? तो लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि 370 की आड़ में ही ये लूट खसूट करते थे। 370 की आड़ में ही इन्होंने रोशनी स्कैम करके रखा हुआ था, जिसके कारण करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें इनके पास हैं। मैं हर चैनल में एक बात कहता हूँ, आज एक सवाल ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब से या फारूक साहब से पूछो कि भाई आपके दादा मरहूम वजीफे पर पढ़ते थे जी, वो वजीफे पर पढ़ते थे, आपने आगे कोई सरकारी नौकरी नहीं की, ना कोई आपने बिजनेस किया इतना बड़ा, आपके पास आज करोड़ों अरबों की जायदाद आई तो आई कहाँ से? ये तो पूछने वाली बात है इनसे। वो गुपकार रोड जिस पे आपने गुपकार गैंग बनाया उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे बठिंडी में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पैसा कहाँ से आया आपके पास? ये सारे का सारा पैसा कश्मीरियों के, जम्मू के लोगों के हक का पैसा था जो इन्होंने 370 की आड़ में अपनी जेब में डाल लिया। ये बात कश्मीरियों को समझ आती है, जम्मू के लोगों को भी बड़े अच्छे ढंग से समझ आती है, और ये जवाब भी दे ही रहे हैं इनको। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इनका पर्दा, जैसे मैं फाश करता हूँ हर एक चैनल के ऊपर, इनको बड़े अच्छे ढंग से पता लग रहा है कि इनको ये टक्कर देगी, और भाजपा दे ही रही है बड़े अच्छे ढंग से। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएजीडी में जितनी भी पार्टीज़ हैं, पहले जब डीडीसी चुनाव घोषित नहीं किए गए थे, इनको नहीं बताया गया था कि डीडीसी चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, तब ये बात करते थे कि हम किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जब बाहर आई तो उन्होंने कहा जी हम डीडीसी में भाग नहीं लेंगे। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने जो 370 की बात की थी उसकी वजह से हमें सीटें भी मिल गई है। अब जब उसके बाद डीडीसी चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, लोगों ने अच्छे से वोट भी दिए और उनके नुमाइंदे जो है वो चुनकर भी सामने आ गए हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, पर अब ये फिर से कहते हैं कि जब असेंबली इलेक्शन होंगे तो उसमें हम भागीदारी नहीं लेंगे जब तक 370 नहीं आएगा। इससे पहले कई सारी बातें कर चुके हैं कि झंडा नहीं उठाने वाला कोई होगा या झंडा उठाएंगे नहीं जब तक 370 नहीं आएगा। ये कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, और क्या आम कश्मीरी जो है वो अब समझ चुका है कि ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली? जो सच में डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी की विक्ट्री है, वो इलेक्शंस में थी और वो डेवलपमेंट में है। रजत जी,
आज से पहले 20-30 साल पहले तो आसान था लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था। आज लोगों को बड़े अच्छे ढंग से पता है। जी। जब इलेक्शंस की आप बात करते हैं, पंच सरपंच की इलेक्शन में एनसी और पीडीपी ने कह दिया जी हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जी। और जब खुद की इलेक्शन की बारी आई मेंबर पार्लियामेंट की तो खुद खड़े हो गए आके। इनका बेसिक मुद्दा ये है कि आम आदमी जो है वो लीडर बनकर ना उभरा है। आज डीडीसी चुनावों में क्या हुआ, कितने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि जो यूथ, जो नई सोच के लोग हैं वो आगे आना चाहते हैं। और यही तो, ये डायनेस्टिकल पार्टीज नहीं चाहती थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती थी, ये मुफ्तीज़ नहीं चाहते थे। क्यों कोई नया लीडर आगे आ जाए, हमारे ही भाई भतीजे आगे आते रहे सारे के सारे। यही कारण था कि फारूक साहब ने भी हर इंसान को इन चीज़ों से दूर रखा, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो उमर साहब कैसे चीफ मिनिस्टर बनते। तो ये सब का सब षड्यंत्र बेसिकली आम लोगों को सियासत से दूर रखने के लिए, आम लोगों को डेवलपमेंट से दूर रखने के लिए खेलते हैं। लेकिन उसी के बाद इन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया डीडीसी इलेक्शंस में। वो इसलिए बदल लिया इन्होंने कि इनको पता था ऐसा ना हो कि ज़मीनी स्तर से जो हमारी थोड़ा बहुत ही प्रेजेंस रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए, तो इन्होंने डीडीसी के चुनावों में डाल दिया। उसमें आ गए ये आगे बढ़कर, सभी के सभी इकट्ठे होने के बावजूद, बड़े शर्म की बात है, जितनी पार्टीज ये इकट्ठी हुई थी और 60-70 साल से ये पार्टीज यहाँ पर एक्टिव हैं, तो कम से कम ये क्लीन स्वीप तो करती। लेकिन आपके सामने कितनी इन्होंने सीटें ली। भारतीय जनता पार्टी फिर भी इनसे सबसे ऊपर उभर कर आई। तो यहाँ से पता लगता है कि झूठ की सियासत जो है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो सियासत है वो अब ख़त्म हो चुकी है, लोगों को बड़े अच्छे ढंग से समझ आती है। और ये जो आप बोलते हैं कि अब हम असेंबली के चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, आप देखिएगा जब असेंबली चुनाव होंगे सबसे पहले ये आएंगे जी हम भी लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक छलावा है कि लोगों को एक झूठ दिखाना है ताकि लोग जो है वो हमेशा दिल्ली से दूर रहें। और अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इनके जो अरमान थे, जो उनके मंसूबे थे, जिसके ऊपर ये लोगों को जो झूठ बेचा करते थे, उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब सबको पता है सच क्या है और झूठ क्या है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, धन्यवाद अभिजीत जी हमसे बातचीत के लिए। तो जिस तरह से इन्होंने कहा, अभिजीत जी ने डिटेल में हमने बातचीत की है कि जब भी कश्मीरी बेस्ड पार्टीज़ को लगता है कि हमारे प्रोपेगेंडा हमें जो है फेवर में है, हमारी सारी चीज़ें, तब हम इलेक्शन लड़ेंगे। और बावजूद उसके जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं तो कुछ ना कुछ कर ये चाहते हैं कि हम हाईलाइट में रहें। ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंश्योर हुई है डीडीसी चुनावों से, और जिस तरह से टीआरएफ या फिर अलग अलग जो आतंकी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब यूनियन गवर्नमेंट भी देगी, और जितनी हमारी महान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी लगातार दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसी और घटनाएं जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में ना हो। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।